नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। दूसरे दौर के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। निर्वाचन आयोग ने भी शांतिपूर्ण मतदान के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में आयोग की टीम 2 दिन के पटना के दौरे पर है। इन खबरों के साथ साथ हमेशा की तरह हम बताएंगे क्या है बिहार के मुद्दे और क्या सोचती है वहां की जनता। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तैयारियों के जायजे के लिए चुनाव आयोग की टीम बिहार के दौरे पर। पटना में नेताओं के साथ बैठक, पार्टियों की धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग। बिहार चुनाव के दूसरे दौर के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। पर्चों की जांच कल। 16 अक्टूबर को 32 सीटों पर मतदान। पहले दौर में 586 उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर कलह जारी। आरके सिंह के बाद रघुनाथपुर के विधायक विक्रम कुंवर का दावा, पैसे लेकर दिए गए टिकट। कभी औद्योगिक शहर रहे बेगूसराय में बदहाल है लघु उद्योग। कारखानों पर जड़े ताले, उद्योगपति मजदूरों का पलायन। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से मुस्तैद है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में आयोग का एक दल 2 दिन के पटना दौरे पर है। इसमें चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति और ओपी रावत भी शामिल हैं। जैदी ने कल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। 2 घंटे की बैठक के दौरान नेताओं ने अपनी समस्याएं रखी और मतदाताओं को लुभाने के लिए धनबल के इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने का भरोसा दिया है। चुनाव आयोग के अधिकारी सुरक्षा इंतजाम और सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा के लिए राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के नोडल अधिकारी से भी मिलेंगे। बिहार विधानसभा के दूसरे दौर की 32 सीटों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। 29 सितंबर यानी कल मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और इस दौर में 16 अक्टूबर को मतदान होना है। वहीं पहले दौर के नाम वापसी के बाद कुल 586 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया चरम पर है। इस दौर के लिए आज शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। दूसरे दौर के लिए 21 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 28 सितंबर यानी आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 29 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होनी है, जबकि 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे दौर में जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास और भभुआ 6 जिलों की 32 सीटें हैं। इनमें 25 सीटें सामान्य हैं, जबकि 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग ने नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत मतदान की जगह बनाने के लिए पारदर्शी चीजों के इस्तेमाल की मनाही की गई है। चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन को लिखे पत्र में कहा है कि वोटर जहां मतदान करते हैं वो जगह खिड़की के पास ना हो। मतदान की जगह की ऊंचाई कम से कम 2.5 फीट होनी चाहिए। वहीं अपारदर्शी चीजों जैसे कि फ्लेक्सीबोर्ड, कार्डबोर्ड से वोटिंग बूथ बनाने की बात भी कही गई है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर पूरा इंतजामों का हवाला देते हुए कहा है कि अतीत में देखा गया है कि चादर, पर्दों जैसी चीजों से बनाए गए वोटिंग बूथ से मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती थी। चलिए सीधा रुख करेंगे पटना का। रविंद्र सिंह शोराण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, अगर हम चुनाव आयोग की टीम की बात करें तो आज दौरे का दूसरा दिन है। कैसे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इस पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। आपसे जानना चाहेंगे कि कल क्या कुछ खास रहा, अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की और आज का क्या कार्यक्रम है? देखिए अमृता, कल जो है तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जो बैठक हुई है उसमें यही बात निकलकर चुनाव आयोग के सामने आई है कि अभी भी जो है चाहे राजनीतिक दल एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हों, लेकिन फिर भी धन बल और बाहुबल का प्रयोग कहीं न कहीं इस चुनाव में हो रहा है। और उसको रोकने के लिए हालांकि तमाम प्रतिनिधि चिंतित हैं
लेकिन उसकी तरफ किस तरीके से सकारात्मक कदम बढ़ाया जाए, इस पर अभी तक किसी तरह का भी जो है कंसेंसस नहीं बन पाया है। साथ ही आज जो है वो बैठक की जाएगी, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा जो अर्धसैनिक बल के अधिकारी हैं और पुलिस के जो डीजीपी रहेंगे, गृह सचिव रहेंगे, इन सब लोगों के साथ आज बैठक की जाएगी, जिसमें तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। ये जो चुनाव आयोग की 2 दिन का जो दौरा है, ये मुख्य तौर पर 3 जो पहले चरण के चुनाव है उनको लेकर के है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो, उसको कैसे चाक चौबंद किया जाए, और आपने जैसे बताया कि किस तरीके से इलेक्शन का जो बूथ है, जो पोलिंग बूथ है, उसमें सैंक्टिटी को मेंटेन किया जाए, उसमें किस तरीके से गोपनीयता बरकरार की जाए। इसके लिए इस बार चुनाव आयोग ने खास इंतजाम ये किए हैं कि जो चुनाव आयोग जो है वो चुनाव का जो बूथ है जहां पे वोट डाले जाएंगे, वहां से बिहार पुलिस के जो जवान है वो तैनात इस बार नहीं रहेंगे। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरे 62,000 जो यहाँ पे मतदान केंद्र बनेंगे, उनमें अर्धसैनिक बल के जवान अंदर तैनात रहेंगे। बाहर जो है वो सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार पुलिस की भी रहेगी, लेकिन बिहार पुलिस का कोई भी जो है सिपाही या अधिकारी जो है इस बार पोलिंग बूथ के अंदर तैनात नहीं रहेगा। आज जो उसके बाद तमाम गतिविधियों के बाद, तमाम बैठकों के बाद इलेक्शन कमिश्नर जो है नसीम जैदी, वो प्रेस को भी संबोधित करने का कार्यक्रम उनका है। और साथ ही साथ जो है इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है इस बार खास तौर पर कि जो नक्सल बेल्ट है, पहले और दूसरे चरण में जहां पे चुनाव होने वाला है, थोड़ा जो नक्सल से प्रभावित इलाका है, बिल्कुल उसमें ड्रोन का जो है इस बार प्रयोग किया जा रहा है। सीआरपीएफ जो और अर्धसैनिक बल वो ड्रोन का इस बार उपयोग करने वाले हैं कि किसी तरीके के ज्योग्राफिकल जो एरिया जहां पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसकी सर्वेलेंस के लिए नेत्रा नामक ड्रोन का इस बार प्रयोग किया जाने वाला है, जिससे कि इस बात के चाक चौबंद प्रबंध किए जा सके कि सब लोग जो भी उस इलाके में रहने वाला मतदाता है, और कहा जा सकता है कि काफी मुस्तैद है इस बार चुनाव आयोग। इसके अलावा अब जैसा कि आप कहते हैं, कुछ चीजों का प्रयोग पहली बार भी हो रहा है। धनबल को लेकर चूंकि पार्टियां चिंता जता चुकी हैं और हमने देखा है कि पर्दे के पीछे धनबल का इस्तेमाल बहुत होता है, तो चुनाव आयोग इसके लिए क्या एक्शन प्लान कर रहा है कि इस पर रोक लगे? देखिए, धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए इस बार जो है आज जो बैठक होने वाली है चुनाव आयोग की, उसमें 2 महत्वपूर्ण अधिकारी भी शामिल होंगे। एक तो यहाँ के जो बिहार के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर है, जिनकी की जिम्मेदारी है लीकर को मैनेज करने की, और दूसरा इनकम टैक्स के जो बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा आज की बैठक में, जिससे इस बात की चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो अगर कहीं कैश सीज किया जाता है या कहीं लीकर सीज की जाती है, जिसका कहीं उपयोग होने की संभावना हो सकती है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए या मतदाता को प्रभावित करने के लिए, उसको किस तरीके से रोका जाए। हालांकि हमने देखा है कि इस बार जब से चुनाव की घोषणा हुई है, तब से बहुत बड़ी मात्रा में लीकर और कैश जो है वो उसकी बरामदगी की गई है, पुलिस ने उसको पकड़ा है, और इनकम टैक्स विभाग जो है वो इस पर किस तरीके से निगरानी रखे, इसके लिए इन दोनों अधिकारियों को भी इस बार बैठक में शामिल किया गया। रविंद्र, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिए, आज दूसरा दिन है, आगे जो अपडेट होगा वो हम आपसे लेंगे। टिकट बंटवारे को लेकर बिहार बीजेपी में विरोध का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के सांसद आर.के. सिंह के बाद रघुनाथपुर से मौजूदा बीजेपी विधायक विक्रम कुंवर ने भी टिकट बंटवारे में कथित धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने ये दावा किया है कि पार्टी ने शहाबुद्दीन के सहयोगी मनोज सिंह को 2 करोड़ रुपए दिया। बीजेपी ने विक्रम कुंवर के आरोपों से इनकार किया है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब बढ़ता ही जा रहा है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट से टिकट काटे जाने से नाराज पार्टी विधायक विक्रम कुंवर ने टिकट बंटवारे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर 2 करोड़ रुपए लेकर शहाबुद्दीन के सहयोगी मनोज सिंह को टिकट देने का आरोप लगाया है। मैं जब पटना से दिल्ली गया, मुझसे नेताओं ने कहा कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, आपका टिकट क्लियर है, आप जाइए क्षेत्र में। हम दिल्ली से पटना आते हैं और मेरा टिकट काट दिया जाता है। मेरे समझ से परे की बात है कि कैसे मेरे टिकट कट गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले आर.के. सिंह ने भी टिकट बंटवारे में धांधली का मुद्दा उठाया था, जिसका शत्रुघ्न सिन्हा और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी समर्थन किया था। चिराग पासवान ने कहा कि खराब छवि के लोगों के राजनीति में प्रवेश को रोका जाना चाहिए। विक्रम कुंवर ने कहा है कि वो अभी भी पार्टी के साथ हैं। कारणनाथ महिमारा मैं बैरी सुग्रीव, मेरा कारण तो बताना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने विक्रम कुंवर के आरोपों से साफ इनकार किया है। केंद्रीय संचार मंत्री और पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है।
उन्होंने कहा है कि चुनाव में पार्टी का संसदीय बोर्ड टिकट तय करता है। इस तरह की बेबुनियाद बातों पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, बीजेपी की लीडरशिप चुनाव के बाद विधायकों से चर्चा करके एक योग्य मुख्यमंत्री का उम्मीदवार देगी। टिकट बंटवारे पर बीजेपी के अंदर मची कलह पर विपक्षी पार्टियों ने चुटकी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बागी नेताओं और नाराज कार्यकर्ताओं से निपटना सियासी दलों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जिले की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। हालांकि जेडीयू के कई मौजूदा विधायकों के पाला बदलने से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को फायदा मिलता दिख रहा है, लेकिन बाहरी लोगों को टिकट देने से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। यह है बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इनमें गायघाट, औरई, मीनापुर, बोचहा, सकरा, कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू और साहिबगंज सीटें शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 6, बीजेपी को 4 और आरजेडी को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस बार आरजेडी 8 जबकि जेडीयू 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए गठबंधन में बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एलजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के खाते में 1-1 सीट है। मुजफ्फरपुर जहां हम यहाँ की बात करें तो इस बार के चुनाव में यहाँ जदयू का राजनीतिक हैसियत इस बार कम हुआ है। इस बार गठबंधन होने के साथ ही राजद एक बड़े भाई की भूमिका में है और फिर जदयू की बात करें तो एक छोटे भाई की भूमिका है। जेडीयू के बागियों की वजह से जिले का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया है। जेडीयू के टिकट पर जीते 4 विधायक लालू से दोस्ती के खिलाफ नीतीश का साथ छोड़ चुके हैं। जेडीयू का साथ छोड़ चुके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के नेता और कांटी से मौजूदा विधायक अजीत कुमार का मानना है कि नीतीश सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। ये आदमी यूज एंड थ्रो का राजनीति किया, इसी का परिणाम है कि हाशिए पर चला गया। आज नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर जिला में कोई नाम लेने वाला नहीं है। हालांकि जेडीयू का कहना है कि गठबंधन धर्म के तहत सबको सीट देना मुमकिन नहीं है। हर 11 विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता का लंबा फौज है। महागठबंधन के भी जो उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी जो उम्मीदवार हैं, वो जनता दल के ही ताकत से विधानसभा में पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट देने से नाराज हैं। जदयू से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया, राजद से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया। जनता इस बार नए चेहरा को देखना चाहती थी। मुजफ्फरपुर में चौथे दौर में 1 नवंबर को मतदान होना है। महागठबंधन और एनडीए दोनों नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतरघात से होने वाले नुकसान को कम करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर एनडीए के घटक दलों के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर भीतरी कलह देखी जा रही है। बीजेपी के बाद एलजेपी में भी टिकट बंटवारे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। टिकट काटे जाने से नाराज पार्टी नेता नगीना देवी ने टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार पार्टी में पैसे लेकर टिकट बांटे गए। नगीना देवी 2 बार एलजेपी के टिकट से विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। 13वां 14वां विधानसभा जीत कर आए और जिस दिन पूरा दिन रामविलास पासवान के था उस दिन उनको साथ रहे। आज इनको अच्छा दिन आया तो हमको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करके और हमारा टिकट 4 करोड़ में बेचने के काम किया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार में जोर पकड़ता चुनाव प्रचार। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। आज हम बात कर रहे हैं सेहत का सवाल कैसे मीडिया में कवर किया जाता है। मीडिया का फोकस जो है वो सेंसेशनल एलिमेंट्स में ज़्यादा रहता है।
तो डेंगू एंडेमिक हो गया एक तरह से हिंदुस्तान में। तभी मुद्दा बनता है जब मौतें थोड़ी ज़्यादा होने लगती हैं। मीडिया का रोल है इसमें, क्योंकि वो चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हैं। ऐसे बहुत कम चैनल हैं जहाँ पे हेल्थ एडिटर करके कोई पोस्ट है। हेल्थ हमारे देश में कभी भी वोट फेचिंग इशू नहीं रहा। जैसे यूके में या और देशों में सरकारें गिर जाती हैं नेशनल हेल्थ की फंडिंग से, यहाँ इस देश में तो कोई वोट का इशू नहीं है, इसलिए सरकार के लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। देखिए मीडिया मंथन सोमवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर में रैली करके अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि महागठबंधन के सीट बंटवारे में राघोपुर सीट आरजेडी के खाते में आई है, जहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रविवार को बिहार के राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। राघोपुर से लालू के बेटे तेजस्वी यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं। अपने भाषण के दौरान लालू अपने पुराने रंग में नजर आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार अभी तक अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। एक भी नौकरी बताओ, एक भी बताओ नरेंद्र मोदी जी कि 8-14 महीना में एक भी काम किए हो तो बताओ। लालू ने साथ ही लोगों से यह वायदा भी किया कि उनके गठबंधन की सरकार आने पर पूरे राज्य में युवाओं के लिए भरपूर रोजगार होगा। बताओ 5,000 का भी नौकरी MBA पास लड़का लड़की को नहीं मिल रहा, मारा चल रहा है। हम हैं और रहेंगे आपके ब्लेसिंग से। तेजस्वी ने जो कहा है, राघोपुर ही नहीं पूरे बिहार में टेक्निकल एजुकेशन का जाल बिछवा देगा लालू। लालू यही नहीं रुके। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी अपने निशाने पर लिया। 90 का पहले वाला जमाना नहीं है, इन 90 के बाद वाला जमाना है। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। आरजेडी मुखिया ने अपने बेटे तेजस्वी के लिए चुनावी सभा करके प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने धुआंधार चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है। इसके तहत राज्य भर में एनडीए की करीब 500 रैलियां होंगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 से 22 बड़ी रैलियों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांका में रैली करेंगे। इसके बाद 4 अक्टूबर को लखीसराय में उनकी रैली होगी। बांका और लखीसराय में पहले दौर में 12 अक्टूबर को मतदान होना है। एनडीए की 500 रैलियों को बीजेपी और घटक दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के बड़े नेता संबोधित करेंगे। बिहार के चुनावी समर में इस बार सभी वाम दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश में खोए जनाधार को हासिल करने के लिए 6 वाम दलों का गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। राज्यसभा संवाददाता विशाल दहिया ने बेगूसराय की यात्रा कर वहां की सियासी समीकरण की जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की। लंबे वक्त तक बेगूसराय को लेनिनग्राद माना जाता था। ये है बिहार का बेगूसराय जिला। 1960 के दशक से पूरा इलाका वामपंथ खासकर सीपीआई का मजबूत किला था, लेकिन 1990 के दशक से सियासी फिजा बदलने लगी और वाम दल का ये मजबूत किला ढहने लगा। बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेगड़ा, मटिहानी, साहिबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी सीट शामिल हैं। चुनाव दर चुनाव वाम दल अपना जनाधार खोने लगे। पिछले विधानसभा चुनाव में सीपीआई को तेगड़ा सीट पर 52 वर्षों में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। बकरी सीट पर सीपीआई का 1967 से कब्जा था।
लेकिन 2000 में आरजेडी ने उससे इस सीट को छीन लिया। 2010 के विधानसभा चुनाव में जिले की 7 में से 3 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू का परचम लहराया। सीपीआई सिर्फ बछवाड़ा सीट पर जीत हासिल कर पाई। इस चुनाव में वाम दलों के लिए बछवाड़ा प्रदेश का इकलौता सीट साबित हुआ। स्थानीय राजनीति को बखूबी समझने वालों का मानना है कि वाम दल के नेता ही अपनी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। पूरा बेगूसराय का लेनिनग्राद के ढहने का काम के लिए जितना गैर कम्युनिस्ट पार्टियां, गैर कम्युनिस्ट शक्तियां जितना सजग रही इसको ढाने में, कम्युनिस्ट शक्तियां भी कम इसके लिए जवाबदेह नहीं है। इलाके की जातीय राजनीति में शामिल होना वाम दलों को महंगा पड़ा। इस पहलू को लेफ्ट नेता भी स्वीकार करते हैं। जातीय समीकरण का आधार लालू जी के साथ बनाना शुरू किया और वर्ग संघर्ष पीछे जाता गया, तो उससे हमारे जनाधार में बहुत बड़ा क्षरण हुआ। प्रदेश में पहली बार सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, एसयूसीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। कहें से हम मायूस नहीं हैं और पूरे विंग के साथ, पूरे वफादारी के साथ हमारे कार्यकर्ता मैदान में। मैं कोई मायूस नहीं, क्योंकि इस बार भी हम लोग दम से फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और इस बार 7 विधानसभा हम लोग जीतने के प्रयास में। वाम दलों, महागठबंधन और एनडीए की वजह से बेगूसराय की सभी सीटों का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वाम दल इस बदले सियासी समीकरण में बेगूसराय में खोया जनाधार फिर से हासिल करने की उम्मीद लगाए हैं। एक समय पूरब का लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय में वामपंथी दल एकजुट होकर अपनी साख बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन लगातार घटती लोकप्रियता और बदलते आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के चलते वाम दलों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत कर्माकर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, बेगूसराय। एक वक्त था जब बेगूसराय को औद्योगिक नगरी कहा जाता था, लेकिन सरकार की अनदेखी ने आज कई लघु उद्योग इकाइयों पर ताला जड़ दिया। कई उद्योगपति और मजदूर इलाके से पलायन एक तरफ तेल रिफाइनरी और दूसरी तरफ खाद कारखाना, तो जगह जगह लघु उद्योग। एक दौर में बेगूसराय उद्योग के लिए स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन आप ये जानकर चौंक उठेंगे कि अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। यहां ना तो लघु उद्योग बचा है और ना ही उद्योगपति। बिहार की औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले बेगूसराय में राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों की उदासीनता के चलते बड़े उद्योग जर्जर हालत में पहुंच गए हैं और इन बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर निर्भर छोटे उद्योग भी धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। बरसों पहले यहां मोम बनाने के कई कारखाने थे, जिनको उत्पादन के लिए बरौनी तेल रिफाइनरी से कच्चा माल बड़ी मात्रा में मिला करता था। लेकिन वक्त बीता गया, पहले माल की गुणवत्ता में गिरावट आई और फिर धीरे धीरे माल मिलना ही बंद हो गया। नतीजा, यहाँ चलने वाली कई लघु उद्योग इकाइयां अतीत का हिस्सा बन गई। फर्टिलाइजर भी बंद है और जो भी छोटे छोटे उद्योग थे बंद हैं। इसके चलते यहाँ लोगों को रोजगार के लिए भी दूसरे स्टेट में पलायन करना पड़ा है। नहीं, यहाँ नेशनल हाईवे 4 लेन में पास हुआ तो आज तक नहीं बना। फर्टिलाइजर बैठ गया, थर्मल अभी तक जो बन रहा था अभी तक नहीं बना है। यहाँ पर देवना में जो फैक्ट्री था प्राइवेट लोगों का, सबका इंडस्ट्रियल एरिया सब ध्वस्त हो गया। स्थानीय उद्योगपति बेगूसराय की इस हालात के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली हो या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो और या मजदूर का समस्या हो, इस सब कारण से भी इंडस्ट्री पर काफी फर्क पड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, बट यहाँ स्किल्ड लेबर रहते हुए भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के चलते यहाँ के इंडस्ट्री डेड होते जा रहे हैं। बरसों से बंद पड़े खाद कारखाने को फिर से चालू करने के प्रयास जारी हैं।
बरौनी रिफाइनरी के विस्तार की भी योजना प्रस्तावित है, लेकिन स्थानीय व्यापारियों की माने तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिससे यहाँ के व्यापार के लिए माकूल माहौल बने। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र में सुविधाएं कम और असुविधाएं ज्यादा हैं। सड़क, सुरक्षा और शिक्षा, इन 3 बुनियादी सुविधाओं का सरकार दावा करती है, लेकिन महुआ की तस्वीरें इन दावों की पोल खोल रही हैं। महुआ से राज्यसभा टीवी की ये रिपोर्ट देखिए। महुआ बाजार की ये मुख्य सड़क विकास के दावों की पोल खोल रही है। सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं। हल्की सी बारिश में इन गड्ढों में पानी जमा हो जाता है। बरसात में इन सड़कों पर तो लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। इन पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जिस तरह से इनका हाल है, ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग अपनी जान हथेली पर लेकर इन सड़कों पर चलते हैं। जिधर देखिए उधर कचरा ही कचरा है। पानी बरसता है तो कचरा पूरा कादो कीचड़ जमा हो जाता है, इंसान चल नहीं पाता है सही से। क्या कीजिए, गांधी चौक का हाल भी उसा ही बेहाल है, एकदम गड्ढा है, कॉन्डम रोड बना हुआ है, आदमी चलता फिरता है, कचरा ही कचरा है। सड़कों की हालत तो आपने देख ली, अब जरा विकास की अगली सीढ़ी बिजली की स्थिति के बारे में आप जान लीजिए। 24 घंटे बिजली का दावा किया जाता है। मुमकिन है बिजली रहती भी हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग बिजली के लिए हर रोज पसीना बहाते हैं। क्यों? आप खुद यहाँ के स्थानीय निवासी से सुन लीजिए। लाइट चली जाती है तो 4 घंटा 5 घंटा लाइट चली जाती है, फिर मिस्त्री को बुलाइए, उसको 50-100 रुपया दीजिए, तब जा करके वो जो है जोड़ता है। 3 बार 4 बार ऑफिस में जाइए, तब जो है दादागिरी से बात करता है और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तब आता है। परेशानियों से महुआ के लोग अब पस्त हो चुके हैं। उन्हें ना तो अपने विधायक पर भरोसा है और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये से वो खुश हैं। महुआ विधानसभा क्षेत्र में 1,42,659 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,21,917 है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में 5 दौर में मतदान होना है। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए पुलिस अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रही है। राज्यसभा संवाददाता रविंद्र शोराण ने राज्य के एडीजी से आलोक राज से सुरक्षा तैयारियों पर बातचीत की। चुनाव में सुरक्षा को लेकर हमारे साथ इस वक्त है बिहार पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आलोक राज जी। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं इस बार, क्योंकि चुनाव जो है 5 फेज में है और पहला फेज जो है खासतौर पर नक्सलवाइट बेल्ट और पहला और दूसरा फेज, तो किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। चुनाव के पहले जो सुरक्षा का माहौल है, विधि व्यवस्था का जो माहौल है, उससे बेहतर और सुदृढ़ करना है, जिसके तहत प्री पोल एक्सरसाइज में अवैध हथियारों की बरामदगी, क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी, वारंट्स का एक्सक्यूशन, इलिसिट लीकर की बरामदगी और काफ़ी बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी जो फ्लो हो रहा है उसको भी सीज किया गया है। लगातार सर आरोप लगते रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था की कमी की वजह से लोग जो है गाँव में वोट डालने नहीं आते, खासतौर पर बाहुबलियों का एक वर्चस्व रहता था, तो इस बार आप लोगों ने उसके लिए कुछ विशेष प्रबंध किया? पोलिंग के टाइम के लिए जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल फूल प्रूफ है, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल और बिहार पुलिस दोनों प्रतिनियुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त जितनी तरह की भी एहतियातन कार्रवाई हो सकती है पोलिंग के लिए, वो सभी की जा रही है। और ये बिल्कुल ही सुनिश्चित करना चाहता हूं कि चुनाव भयमुक्त, निष्पक्ष, यानी कहते हैं फेयर, फ्री, इम्पार्शियल इलेक्शन, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की काफी बड़ी संख्या इस बार बिहार में आ रही है। और इसके अलावा हम लोग अपने जो स्टेट की पुलिस है, इसके अतिरिक्त हमारी जो एसटीएफ है, विशेष तौर पे नक्सल एरिया में हम लोगों ने व्यापक प्रबंध किए हैं। वहाँ केंद्रीय फोर्सेस लगाई गई हैं, सेंट्रल फोर्सेस, और नक्सल एरिया में अभी से प्री पोल अभियान चल रहा है।
ये थे एडीजी आलोक राज, जिनका कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो भी तैयारियां की गई है वो चौबंद हैं और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि जो मतदाता मत का प्रयोग करना चाहता है उसके लिए किसी भी तरह की रुकावट ना आए और माहौल पूरा भय मुक्त हो। पटना से कैमरामैन प्रेम के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी यह खास पेशकश आप देख सकेंगे सोमवार से शनिवार रात 7:30 बजे और 10:30 बजे और सुबह 7 और 11 बजे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।